यहाँ से स्टार्ट करेंगे। जो दृष्टि है इसके यहाँ पर टेस्ट सीरीज है, यूपीएससी प्रीलिम्स जो एग्जाम होना है, ठीक है, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का जो एग्जाम होना है उसके लिए यहाँ पर ये टेस्ट सीरीज है, राइट। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हो आप टेस्ट नंबर यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो 2 और 1 जो रहेगा वो मैं आपको बाद में दिखा दूंगा। जो लेटेस्ट अपडेट रहेंगे, जो टेस्ट अपडेटेड रहेंगे वो मैं पहले करूँगा, ठीक है, और जो बच रहे हैं वो आपको मैं यहाँ से सीरियल से करा दूंगा, राइट। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 3 को। यहाँ पे ये टेस्ट हुआ है ये आपका 17 नवंबर, अभी 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर ये टेस्ट हुआ है, राइट। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, देखते हैं क्या क्वेश्चन है आपका। और ये जो टेस्ट है आपका, ये आपका इकोनॉमिक का है, जैसा कि आप यहाँ पर जो थंबनेल था उसमें देख भी सकते थे, इकोनॉमिक का यहाँ पर है, प्लस उसके बाद जो आपका करंट अफेयर्स है, कुछ यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और एक बात और याद रखना है कि यहाँ पर देखो जो दृष्टि का जो टेस्ट है उसमें से आपका 3 टेस्ट चल रहा है, राइट। कौन सा? एक आपका मेंटरशिप चल रहा है जो क्लास टेस्ट है, ठीक है, पहला जो 20 क्वेश्चन जिसमें रहते हैं। दूसरा आपका जो मेंटरशिप टेस्ट है जिसमें 100 क्वेश्चन रहते हैं, ये आपका है। और तीसरा जो आपका ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है जो सभी के लिए रहता है वो यहाँ पर है, ठीक है। मेंटरशिप जो रहते हैं सभी के लिए नहीं होते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ से करा देता हूँ क्वेश्चन, ठीक है, जो पेपर यहाँ पर रहते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यहाँ से पहला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के संबंध में निम्नलिखित तथ्यों पर आपको विचार करना है। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से उच्च उत्पादकता किस्मों के बीज के माध्यम से खाद जो उत्पादक है उसको क्या बढ़ाना, ठीक है। तो पहला हमारे यहाँ से करेक्ट होगा, क्योंकि इसका कार्यक्रम जो था हमारा, इसमें फसल की पैदावार की 3 गुना तक वृद्धि हुई, ठीक है। इससे विशेष रूप से पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश राज्य में यहाँ पर इसको देखा गया था, तो पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के उपयोग को न्यूनतम यहाँ पर किया गया है, राइट, ये गलत होगा, क्योंकि जो यहाँ पर है हरित क्रांति के उत्पाद को अधिकतम करने के लिए रासायनिक जो उर्वरक है, कीटनाशक है, उस पर बहुत अधिक निर्भरता यहाँ पर दिखाई गई, जिससे क्या पारंपरिक खेती जो है उसमें इनपुट गहन, राइट, और जो कृषि है उसको लेकर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत होगा, ओनली पहला स्टेटमेंट हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है, भारत में आर्थिक सुधार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। उदारीकरण का उद्देश्य निजी क्षेत्र के जो उद्यम है उसमें लगे प्रतिबंधों को क्या है समाप्त करना था, राइट। क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से इसका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, निजीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्यम है उसमें सरकारी स्वामित्व को पूरी तरह से यहाँ पर समाप्त हो गया है, तो सेकंड गलत होगा, क्योंकि जो निजीकरण है इसके दृष्टिकोण से जो निजीकरण का उद्देश्य हमारा सार्वजनिक उद्यम है उसमें सरकारी हिस्सेदारी को कम करना था, ठीक है, पूरी तरीके से समाप्त नहीं करना था, राइट। लेकिन इसका तात्पर्य पूर्ण जो निकासी करना नहीं था, और इसके बजाय इसने आंशिक जो विनिवेश है उसको प्रोत्साहन किया और सार्वजनिक निजी जो भागीदारी है उसके माध्यम से इसमें सुधार किया। तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा, ओनली 1 यहाँ से करेक्ट है, तो हमारा सही पूछा है, ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से, तीसरा नंबर क्वेश्चन बोले मानव विकास सूचकांक, जिसको बोलते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, निम्नलिखित घटकों पर विचार कीजिए, ठीक है। इनके जो विचार हैं घटक करना है, इस पर मतलब घटक पर विचार करना है। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, सकल नामांकन अनुपात, प्रति व्यक्ति आय और पोषण सेवन, ठीक है। इनमें से कितने उपयोग में जो हमारी HDI है, मतलब ये सीधा सा कहने मतलब समझ सकते हो, जो HDI हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है ये कितने जो डेटा होते हैं उस पर आपका ये रिपोर्ट निकालता है, सीधा सा आप ये समझ सकते हो, ठीक है। तो इन सभी में से कितने निकालता है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये जो निकालता है रिपोर्ट, ये निकालेगा आपका केवल 3 पर, ठीक है। एक तो जो हमारी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा है, ठीक है, एक तो ये हो जाएगी। दूसरा जो यहाँ से शिक्षा सूचकांक है, राइट, शिक्षा सूचकांक हो जाती है, और प्रति व्यक्ति आय जो हमारी यहाँ पर हो जाएगी, राइट, और जो वैश्विक हमारी जो प्रासंगिकता होती है वो यहाँ से हो सकती है, ठीक है। और क्या हो जाएगा यहाँ से, तीसरा जो यहाँ से रहेगा हमारा प्रति व्यक्ति हो गई, शिक्षा सूचकांक हो गया, जीवन प्रत्याशा हो जाती है, और यहाँ पर इसमें पोषण का सेवन, ठीक है, ये यहाँ से इसका हो जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 1 3 4 यहाँ से हो जाएगा, तो 3 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हो जाएंगे तीसरे का। चौथा, भुगतान संतुलन BOP, बैलेंस जो आपका यहाँ से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो होता है उसके बारे में यहाँ पर क्वेश्चन है, ठीक है। के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना। BOP सभी आंतरिक और बाह्य व्यापार लेन देन को कवर करता है, ठीक है। क्या हो जाएगा? पहला गलत होता है, क्योंकि ये जो है ये संतुलन केवल बाह्य लेन देन मतलब देश के जो निवासी हैं और शेष जो विश्व के बीच हैं उसके रिकॉर्ड को रखता है, इनमें आंतरिक व्यापार लेन देन यहाँ पर शामिल नहीं होता है, ये गलत हो जाएगा। BOP सदैव किसी देश के लिए एक निश्चित अवधि में जो संतुलित हमारे कुल जो बैलेंस है टोटल उसको दर्शाता है, ठीक है। ये स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, ओनली 2 करेक्ट है यहाँ से हमारा। तो आंसर देखते हैं, आंसर हमारा यहाँ से हो जाएगा, पूछा सही कौन सा है, तो B यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4th का। 5वां नंबर है, भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का उद्देश्य क्या था। जो भारत में पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य क्या था, स्टेटमेंट यहाँ से देखते हैं। पहला स्टेटमेंट है सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों के साथ मिश्रित अर्थव्यवस्था स्थापित करना, राइट। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, सही बोले। दूसरा, पूर्ण सरकारी स्वामित्व वाले जो सोवियत शासन है उसके समाजवाद का अनुकरण करना, राइट, सेकंड गलत है, क्योंकि प्रधानमंत्री जो हमारे नेहरू जी थे उनके मार्गदर्शन में भारत के जो दृष्टिकोण ने जानबूझकर सोवियत शैली के पूर्ण सरकारी स्वामित्व से परहेज किया था, ठीक है, ना कि इसका जो
समाजवाद का अनुकरण करना। तो ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ओनली वन स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, तो ए यहाँ से क्या हो जाएगा, पांचवे का आंसर हो जाएगा। छठा नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 1991 में भारत में शुरू किए गए आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। कौन सा उद्देश्य था, तो इसका उद्देश्य जो था कि जो विदेशी मुद्रा है उसमें आरक्षित निधियों में क्या है, वृद्धि, राइट। ये हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इनको सुधारों और प्राथमिक लक्ष्य अदायगी जो संतुलन है उसके गंभीर संकट को दूर करना और विदेशी मुद्रा भंडार को बढ़ाना जो गंभीर रूप से यहाँ पर कम था, ठीक है। तो हमारे यहाँ से सी छठवें का करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर, भारत की पंचवर्षीय योजनाओं और उनके उद्देश्य के संबंध में निम्नलिखित युग्म पर आपको विचार करना है, ठीक है। योजना दी है और यहाँ पर उद्देश्य दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसको। पहला है प्रथम पंचवर्षीय योजना, राइट। प्रथम पंचवर्षीय योजना आपका कृषि पर बल, करेक्ट है। दूसरा द्वितीय पंचवर्षीय योजना औद्योगिक पर फोकस, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा यहाँ पर ये भी करेक्ट हो जाएगा, राइट। क्योंकि जो इस योजना के तहत जो हमारा सेकंड वाली थी, औद्योगिक विकास को क्या बढ़ावा मिला और इसने बजटीय दबाव और संसाधन वितरण की जो मामूली संतुलन था उसको उत्पन्न किया। तो हमारा ये सेकंड करेक्ट हो जाएगा, पहला भी करेक्ट है। तीसरा तृतीय पंचवर्षीय योजना आर्थिक आत्मनिर्भरता, ठीक है। तीसरा क्या, तीसरा भी आपका सही सुमेलित है, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सातवें हमारा आंसर हो जाएगा सभी तीन। आठवां नंबर क्वेश्चन है, आठवां नंबर यहाँ से निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। कथन 1 और कथन 2, ठीक है। राजकोषीय नीति में सरकारी व्यय का कराधान शामिल, कराधान और व्यय, सरकारी व्यय और कराधान यहाँ पर शामिल होते हैं, राइट। पहला क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से आपका करेक्ट हो जाएगा। दूसरा तभी सरकारी व्यय का उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना होता है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, ये गलत होगा, क्योंकि सभी जो हमारे सरकारी व्यय है उसका उद्देश्य मुद्रास्फीति को कम करना नहीं होता है, राइट। तो यहाँ से हमारा देखो जो इनके उद्देश्य होते हैं, उद्देश्य क्या क्या होते हैं, जैसे यहाँ बोला इसका उद्देश्य होता है कि कम करना, तो ये उद्देश्य नहीं है, इसके कुछ हमारे मतलब 3 से 4 उद्देश्य है। जैसे कि पहला उद्देश्य होता है कि आर्थिक विकास उसको प्रोत्साहित करना, ठीक है, और जो बेरोजगारी है उसको कम करना, ठीक है। तीसरा जो आय पुनर्वितरण है उसको बढ़ावा देना। ये 3 उद्देश्य हमारे होते हैं, ये उद्देश्य यहाँ पर नहीं होगा। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 8वें का। 9वां नंबर, वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। वस्तु विनिमय प्रणाली के लिए आवश्यकताओं का दोहरा संपादन आवश्यक होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा 9वें का, जैसे पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसका अर्थ है कि जो सफल जो यहाँ पर व्यापार है उसके लिए प्रत्येक पक्ष के पास कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरे की इच्छा हो। और उदाहरण के लिए यदि किसी के पास, जो किसान के पास गेहूं और उसे कपड़े की जरूरत है, तो उसे एक बुनकर ढूंढना होगा जो कपड़े के बदले में यहाँ पर गेहूं चाहता हो, ठीक है। तो एक दूसरे के समान सेवा जो पारस्परिक आवश्यकता उसको चुनौतीपूर्ण ना, ठीक है। ये हमारा वस्तु विनिमय प्रणाली हो गई, पहला करेक्ट हो जाएगा। दूसरा वस्तु विनिमय प्रणाली मौद्रिक विनिमय की तुलना में अधिक कुशल होती है, राइट। सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा, क्योंकि दूसरी जो मुद्रा विनिमय है इसके एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत माध्यम के रूप में कार्य करता है। इससे क्या इच्छाओं के जो दोहरे संपादन है उसकी आवश्यकता समाप्त हो जाती है। ये लेन देन को सरल बनाता है और बचत की जो सुविधा है वो देता है, ठीक है। जो मानकीकृत हमारे मूल्य निर्धारण है उसकी अनुमति देता है और निवेश तथा ऋण की जो जटिल हमारी गतिविधियां हैं उसको सक्षम बनाता है। तो हमारा ये गलत हो जाएगा, ओनली 1 करेक्ट आंसर, पहला सिर्फ यहाँ से होगा। तो आंसर हमारा 9वें का ए सही हो जाएगा। 10वां नंबर, मुद्रा के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर कौन सा सही बताना है, ठीक है। मुद्रा विनिमय के माध्यम से लेखा की इकाई तथा मूल्य संचय के रूप में यहाँ पर कार्य करते हैं, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा क्या बोले, दूसरा बोला लेखा की इकाई के रूप में मुद्रा का अर्थ है कि ये सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मानकीकृत करती है, ठीक है। देखो सेकंड जो बोला है लेखा की इकाई, ये क्या होता है, लेखा की इकाई एक जो के रूप में मुद्रा विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं के रूप में एक मानक जो माप को प्रदान करता है, ठीक है, जो व्यक्तियों की तुलना करने की सहायता करती है और मौद्रिक जो निर्दिष्ट है उसके लिए पर यह वस्तु निर्धारण करने को सुसंगत या मतलब सरल बनाती है, ठीक है, जिससे बजट बनाना और लेखा पर संपत्ति उसका नामांकन जैसी आर्थिक गतिविधियां आसान हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा दोनों स्टेटमेंट इससे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। लेखा की इकाई के बारे में आपको मैंने बता दिया ये, ठीक है। 11 नंबर क्वेश्चन है, सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचारना है कि कौन सा सही होगा यहाँ से, ठीक है। तो देखते हैं पहला स्टेटमेंट यहाँ से, सकल घरेलू उत्पाद किसी देश की सीमाओं के भीतर उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं की कुल मूल्य का मापन करता है, ठीक है। देखो अच्छे से डेफिनेशन पढ़ना क्या बोल रहा है, ठीक है, पहला वाला स्टेटमेंट। तो पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट आपका करेक्ट हुआ, क्योंकि जीडीपी एक निश्चित अवधि में देश की भौगोलिक जो सीमा है उसके भीतर उत्पादित सभी तैयार वस्तुओं और सेवाओं की कुल मौद्रिक या बाजार के जो होती है उसको मूल्य को मापता है। ये देश के आर्थिक स्वास्थ्य और विकास दर का संकेतक होता है, ये आप नोट भी कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। दूसरा, इसमें देश के भीतर विदेशी कंपनियों का उत्पादन भी शामिल होता है, ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हैं, ठीक है।
एक स्टेटमेंट एक्स्ट्रा भी लिख सकते हो आप, तीसरा मैं बता रहा हूँ जो भी करेक्ट होगा। सकल घरेलू उत्पाद की गणना 3 तरीकों से यहाँ पर की जा सकती है। एक तो उत्पादन, ठीक है, दूसरा हो जाएगा यहाँ से, पहला उत्पादन हो गया, दूसरा यहाँ से आपका हो जाएगा आय से, ठीक है, आय, तीसरा यहाँ से क्या हो जाएगा, तीसरा यहाँ से हो जाएगा आपका व्यय से, ठीक है, व्यय। तो 3 मतलब जो 3 तरीके से यहाँ पर आप ये जो हमारी सकल घरेलू उत्पाद इसकी गणना कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर हमारे यहाँ से क्या हो गया 11 का सी। 12 नंबर, संसदीय विशेषाधिकारों पर 2024 के सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में आप निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। न्यायालय ने निर्णय दिया कि यदि कोई संसद सदस्य मतदान करने या उस सदन में भाषण के संबंध में रिश्वत लेता है तो उसे संसदीय विशेषाधिकार के अंतर्गत माना जाएगा, ठीक है, या माना जाता है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है। क्यों? क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय 2024 के निर्णय ने पूर्व के निर्णय को परिवर्तित कर दिया, जिसमें सांसदों को वोट के बदले रिश्वत लेने या सदन में भाषण जैसे जो कार्य हैं उसके लिए उन्मुक्ति प्रदान की गई थी, ठीक है, जिससे इस बात पर बल दिया गया था कि रिश्वत संसदीय विशेषाधिकार की सीमा से बाहर रखा गया है, यहाँ पर इसमें नहीं शामिल होगा। दूसरा स्टेटमेंट है, भ्रष्टाचार के मामलों में इस निर्णय में संसदीय विशेषाधिकार की तुलना में सरकार में व्यक्तिगत जवाबदेही, ईमानदारी को अधिक प्राथमिकता यहाँ पर दी गई है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या है, बी यहाँ से सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम वस्तुओं को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करता है, ठीक है, अंतिम वस्तुओं को सर्वोत्तम रूप से चित्रित करता है कौन? करेक्ट आंसर हो जाएगा 13 का हमारा, ये अंतिम उपभोग के लिए निर्दिष्ट है, ठीक है। एक बार समझा देता हूँ फिर से इसको। देखो, अंतिम वस्तुएं वे उत्पाद होती हैं जो विशेष रूप से अंतिम उपभोग या उपयोग के लिए उत्पादित की जाती है, ना कि आगे की प्रक्रिया में विनिर्माण के लिए। पहला बात तो हमारा ये हो गया जो अंतिम वस्तु थी इसके लिए, ठीक है। जो मध्यवर्ती वस्तु थी उसके विपरीत जो अन्य वस्तु होती है उसके उत्पादन में इनपुट के रूप में कार्य करती हैं। अंतिम वस्तुएं उपभोक्ता उपयोग है या निवेश के उद्देश्य के लिए सीधे उपलब्ध हो सकती हैं, ठीक है। अंतिम वस्तुओं को जो हमारी उपभोक्ता जो वस्तु हैं कि और पूंजीगत जो वस्तु हैं उनमें उनके रूप में वर्गीकृत इनको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको थोड़ा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है अंतिम उपयोग के लिए क्या निर्दिष्ट है ये आपको याद रखना है। 14 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पूंजीगत प्राप्तियों का उदाहरण है? पूंजीगत प्राप्ति को उदाहरण में से कौन से? करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 14 का, ये हो जाएगी आपकी जो सार्वजनिक क्षेत्र के जो शेयर की बिक्री है, ये क्या है, पूंजीगत प्राप्तियों का एक एग्जाम्पल आप बता सकते हो उनको, ठीक है। ये देखो, यद्यपि ऋण पर ब्याज से आय उत्पन्न होती है लेकिन इससे सरकारी परिसंपत्तियों या देनदारियों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि ये क्या, इसे राजस्व माना जाता है, ठीक है। ये बात आपको याद रखना है। एक पॉइंट और है, सार्वजनिक जो सेवा है उसमें प्राप्त राजस्व एक आवर्ती स्रोत होता है, ठीक है। इसके लिए पूंजी के बजाय राजस्व प्राप्ति के रूप में वर्गीकृत इसको कर सकते हैं। आंसर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर, प्रगतिशील कराधान के बारे में निम्नलिखित तथ्यों में से कौन सा सही है? स्टेटमेंट है पहला यहां से देखो स्टेटमेंट बोला, आय बढ़ने की कर की दर घट जाती है तब क्या होगा, प्रगतिशील कराधान बारे में, तो हमारा गलत होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। दूसरा, सभी आय जो स्तर है इस पर कर की दरें स्थिर रहती हैं, ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या है, गलत हो जाएगा। आय बढ़ने पर कर की दर क्या बढ़ जाती है, ये भी हमारा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। सिर्फ ये करेक्ट है, बाकी आपके तीनों स्टेटमेंट उधर से गलत है, ठीक है। सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आय बढ़ने पर जो कर की दर क्या बढ़ जाएगी, ठीक है। 15 हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ ये होता है कि उच्च आय वर्ग वाले व्यक्तियों या संस्था को अपनी आय का उच्च जो प्रतिशत है उसके कर के रूप में यहाँ पर देना होगा, जो समानता के सिद्धांत के अनुरूप होता है, ठीक है। 16 नंबर है, भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। भारतीय रिजर्व बैंक 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर भारत के जो मुद्रा नोट है वो जारी करने के लिए जिम्मेदारी एकमात्र प्राधिकरण होता है, राइट। पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। अगला, 1 रुपये के नोट और सिक्कों को छोड़कर, ये आपको बात याद रखनी है, ठीक है। सेकंड है, आरबीआई सरकार के बैंकर के रूप में कार्य करता है, उसके उधार और भुगतान दोनों के कार्यों का प्रबंधन भी करता है, ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, आरबीआई वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने और जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा के लिए वाणिज्यिक बैंकों का विनियमन और पर्यवेक्षण करता है, तीसरा भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 16 का डी यहाँ से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17, राष्ट्रीय आय लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है कि एक प्रवाह अवधारणा क्या है, ठीक है। निम्नलिखित में से एक प्रवाह अवधारणा क्या है ये बताना है, ठीक है। देखो, प्रवाह अवधारणा क्या होती है? प्रवाह अवधारणा जो अवधारणा है ये प्रवाह को एक अवधि में मापा जाता है, जैसे कि सालाना, त्रैमासिक या मासिक, ठीक है। आपको यह याद रखना है, आय एक प्रवाह अवधारणा है क्योंकि ये एक विशिष्ट समय सीमा के भीतर उत्पन्न आय का प्रतिनिधित्व करती है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा अर्जित आय, ठीक है, किसी देश की जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना उस अवधि के दौरान निरंतर प्रवाह के आधार को मानी जाती है, या जिसके देश की जो राष्ट्रीय आय है उसकी गणना उस अवधि के दौरान निरंतर प्रवाह के आधार पर की जाएगी, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से आंसर हो जाएगा 17 का सी आय।
राइट। 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय घाटे का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये सर्वोत्तम वर्णन करता है उधार को छोड़कर कुल बजट व्यय में कुल बजट प्राप्तियों को घटाकर। ठीक है, यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 का सी। ठीक है, अगला देखते हैं 19 नंबर। ये सिंपल सा है, इसका जो हमारा फॉर्मूला है वो फॉर्मूला पे यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है। 19 नंबर, किसी अर्थव्यवस्था में आय का वर्तुल प्रवाह मुख्य रूप से किसके बीच संबंध है उसको प्रदर्शित करता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा यहाँ से, ये करता है जो आय और व्यय है उसका यहाँ से संबंध को प्रदर्शित करेगा। ठीक है, आय का जो वर्तुल प्रवाह है मॉडल अर्थशास्त्र में एक मौलिक अवधारणा है। ठीक है, जो किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा जो वस्तु है और उसकी सेवा है उसको निरंतर आवागमन को दर्शाता है तथा आय और व्यय के बीच संबंध पर बल देता है। तो आंसर हमारा आय और व्यय यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर, आर्थिक दृष्टि से निम्नलिखित पदों पर विचार करना है। मूल ह्रास से तात्पर्य पूंजी उपभोग जो बढ़ते हैं उनमें से जिसके अंतर्गत समय के साथ अचल जो अस्थियां हैं उसमें आई टूट फूट का लेखा जोखा यहाँ पर रखा जाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा? ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दूसरा, जो मूल ह्रास मरा है इसे पूंजी जो उपभोग है भत्ता के रूप में भी जानते हैं। राइट। सेकेंड स्टेटमेंट, मल सूची उन तैयार जो वस्तु हैं उसके स्टॉक को दर्शाती है जिससे कोई व्यवसाय भविष्य की बिक्री या उत्पादन की आवश्यकताओं के लिए रखता है। ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट है, तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। 21, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आय की माप का सटीक वर्णन करता है? आय की माप का सटीक वर्णन में से कौन सा करता है? करेक्ट आंसर हमारा 21 को हो जाएगा, सीमांत उपभोग प्रवृत्ति आय गुणक निर्धारित करती है। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? ये हमारी आय का जो सटीक वर्णन करेगा यहाँ से। राइट, आय का देखो, आय गुणक का आय माप की एक महत्वपूर्ण उदाहरण है जो दर्शाता है कि आरंभिक जो हमारी जो व्यय है, ठीक है, उसमें परिवर्तन अर्थव्यवस्था को किस प्रकार व्यापक रूप से प्रभावित करता है। ये सीमांत उपभोग प्रवृत्ति जो होती है उस पर द्वारा यहाँ पर निर्धारित किया जाता है। ये मापता है कि जो भोक्ता है उसके द्वारा बचत के स्थान पर कितनी अतिरिक्त आय यहाँ पर खर्च की जा रही है। राइट, तो आंसर हमारा सी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा 21 का। यहाँ 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुले बाजार परिचालन के बारे में सही है? ठीक है, तो इसके बारे में देखो, सही हमारा जो होगा ये मुद्रा आपूर्ति को विनियमित करने के लिए सरकारी प्रतिभूति के खरीद और बिक्री को क्या है ये संदर्भित करता है। राइट, दिखाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा बी यहाँ से 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये सरकारी प्रतिभूतियों को खरीद कर केंद्रीय बैंक तरलता के में वृद्धि करता है और इसमें मुद्रा आपूर्ति में इससे वृद्धि होती है। ठीक है, 23 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं यहाँ से। 23 जीडीपी अपस्फीति कारक, निम्नलिखित जो कथन उस पर विचार करना है। ठीक है, ये सकल घरेलू उत्पाद में शामिल वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? पहला हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसकी माप मौद्रिक जीडीपी को वास्तविक जीडीपी से विभाजित करके की जाती है। राइट, तो देखो ये हमारी सकल घरेलू उत्पाद और ये हमारी मौद्रिक जीडीपी उसकी बात कर रहा है दोनों। ठीक है, ये भी इसकी बात कर रहा है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। ठीक है, इसके बारे में व्याख्या मतलब ये बताया और इसके बारे में आगे बात कर रहा है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएंगे और इसकी व्याख्या भी कर रहा है। 24, रेपो दर जो हमारी होती है रेपो रेट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। रेपो दर वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक केंद्रीय बैंक को ऋण प्रदान करती है। ये बहुत बड़े स्टेटमेंट आपने क्वेश्चन में देखा होगा अगर रेपो दर से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा तो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? 24 का जो हमारा पहला स्टेटमेंट है ये आपका गलत है। ठीक है, याद रखना है किस टाइप से गलत है मैं बताता हूँ आपको। ठीक है, जो रेपो दर होती है वह दर नहीं होती है, ये जिस पर वाणिज्यिक बैंक को ऋण प्रदान करते हैं। इसके स्थान पर ये वह दर होती है जिस पर केंद्रीय वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक जरूरतों के लिए ऋण प्रदान करता है, जो प्राय सरकारी जो प्रतिभूति होती है उसकी द्वारा सुरक्षित होता है। तो ये यहाँ पर क्या है? गलत हो जाएगा पहला। सेकेंड, रेपो दर में वृद्धि समानता मुद्रापूर्ति क्या कम हो जाती है। ठीक है, तथा इसका जो उद्देश्य है मुद्रास्फीति को दबाव को नियंत्रित करना होता है। सेकंड क्या होगा? सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। तीसरा, केंद्रीय बैंक आर्थिक गतिविधियों को प्रभावित करने और वित्तीय जो प्रणाली है उसमें तरलता का प्रबंधन करने के लिए रेपो दर में परिवर्तन करने का उपयोग कर सकता है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट होगा। कितने करेक्ट हैं? 2 और 3 करेक्ट है, तो बी क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 24 का। 25 देखते हैं, राष्ट्रीय आय लेखांकन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। राष्ट्रीय आय में बाजार और गैर बाजार दोनों प्रकार के लेन देन जो यहाँ पर ध्यान में रखा जाता है इनको। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है क्योंकि वे बाजार, ठीक है, वे बाजार अर्थव्यवस्था के मात्रात्मक उत्पादन में योगदान नहीं करते हैं। राइट, क्या होगा? नहीं करते हैं, और उनमें औपचारिक बाजार जो होता है मूल्य का भाव होता है
और गैर बाजार लेन देन में घरेलू जो श्रम या औपचारिक विनिमय होते हैं आमतौर पर राष्ट्रीय आय की गणना में शामिल नहीं किए जाते हैं। तो पहला गलत हो गया। राष्ट्रीय आय के मापन के लिए आय विधि, व्यय विधि और उत्पादन विधि जो जो क्या होती है मान्यता प्राप्त विधि होती है, राइट। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ओनली 2 करेक्ट है तो आंसर हमारा बी यहाँ से 25 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर है आय का वर्तुल प्रवाह से संबंधित निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, ठीक है। वास्तविक प्रवाह, पूंजी प्रवाह और वित्तीय प्रवाह, ठीक है। इसको देखते हैं 26 नंबर को। यहाँ से पहला स्टेटमेंट है, ये बोला है वास्तविक प्रवाह। वास्तविक प्रवाह क्या होता है, ये बोला है मजदूरी का भुगतान। तो ये हमारा स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है। गलत है क्यों, क्योंकि तो वास्तविक प्रवाह ये अर्थव्यवस्था में वास्तविक वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही को संदर्भित करता है, ना कि मजदूरी का भुगतान। तो ये हमारा पहला गलत। दूसरा, पूंजी प्रवाह क्या होता है, पूंजी प्रवाह आपका होता है किसी दुकान से किराए का सामान जो खरीदना। ये स्टेटमेंट ये भी आपका गलत है, ठीक है। क्या होता है ये होता है समानता श्रम या अन्य उत्पादन जो आगत के बदले में वित्तीय भुगतान को स्थानांतरित करना या धन जो प्रवाह है उसके रूप में इसको जाना जाता है, न कि दुकान से किराने का सामान खरीदना। ये भी गलत हो गया। तीसरा, वित्तीय प्रवाह क्या बोला है, वित्तीय प्रवाह बोला है एक परिवार द्वारा बॉन्ड में निवेश, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा सही सम्मिलित है, क्योंकि जो वित्तीय प्रवाह होता है अर्थव्यवस्था में निवेश या बचत को दर्शाता है, जैसे कि जब परिवार बॉन्ड या स्टॉक या अन्य वित्तीय संसाधन को निवेश जिस पे करते हैं उसके लेन देन में आर्थिक जो गतिविधि होती है उससे, ठीक है। तो हमारा तीसरा सिर्फ यहाँ पे करेक्ट है। तो केवल एक स्टेटमेंट करेक्ट है, आंसर हमारा 26 का ये हो जाएगा। 27, खुली अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। खुली अर्थव्यवस्था उत्पादन वित्तीय और श्रम बाजारों के माध्यम से अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ अंतःक्रिया यहाँ पर करती है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, खुली अर्थव्यवस्था में विदेशी मुद्रा दर अप्रासंगिक होती है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत है, क्योंकि विनिमय दर यहाँ पर उतार चढ़ाव आयात निर्यात की कीमत को प्रभावित करते हैं और खुली अर्थव्यवस्था में व्यवसाय को निवेश के लिए यहाँ पर ये आवश्यक होते हैं। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, मतलब सिर्फ एक करेक्ट है यहाँ से, तो आंसर हमारे क्या हो जाएगा 27 का ए। 28, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। यहाँ पर कथन 1 दे रखा है और कथन 2 दे रखा है, ठीक है। कथन 1 कथन 2 देखते हैं। जब व्यय प्राप्तियों से अधिक हो जाता है तो सरकार बजट में घाटा होता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा 28 का करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, पूंजीगत व्यय में वृद्धि ही बजट घाटे का एकमात्र कारण है। सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत है, ठीक है। जो पूंजीगत व्यय ये हमारा, हालांकि बुनियादी ढांचे और विकास पर बढ़ा हुआ जो पूंजीगत व्यय है उसमें बजट घाटे का योगदान दे सकता है, लेकिन ये एकमात्र कारण नहीं हो सकता है। तो ये सेकंड हमारा गलत होगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा 28 का। 29, निम्नलिखित में से कौन रोजगार, ब्याज और धन के सामान्य सिद्धांत पर अपने कार्य के लिए यहाँ पर जाने जाते हैं। करेक्ट आंसर 29 का हो जाएगा हमारा, ये जाना जाता है जॉन मेनार्ड कीन्स, ठीक है। ये हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, 30 है सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीएनपी के निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। किसी देश के नागरिकों द्वारा उत्पादित वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य, चाहे वह कहीं से भी हो, उसके सकल राष्ट्रीय जो उत्पाद है उसमें यहाँ पर शामिल किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला यहाँ से स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। ये आप एक बात याद रखनी है, यहाँ से 2 पॉइंट छिपे हुए हैं, ठीक है, जो आप पहला स्टेटमेंट में, तो पहला आपका करेक्ट है। सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में विदेश से शुद्ध कारक आय को सम्मिलित कर जीएनपी की गणना की जाती है। ये भी स्टेटमेंट हमारा क्या एकदम करेक्ट है। दोनों बातें एकदम करेक्ट हैं। एक 2 पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा छिपे हुए हैं, दोनों आपको याद रखना है जीएनपी के बारे में, ठीक है। आप नोट्स बना सकते हो जीएनपी को लेकर ऐसे करके, और यहाँ पर दोनों बातें अपनी नोट कर सकते हो। जो भी आती जा रही बात वो आप नोट कर सकते हो, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या है 30 का सी। 31, एक खुली अर्थव्यवस्था में समग्र मांग, ठीक है, के निम्नलिखित घटकों पर विचार करना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको 31 को। यहाँ पे देखो जो करेंगे वो व्यक्ति तो भोग करेगा, निवेश करेगा, सरकारी व्यय होगा और आपका शुद्ध निर्यात होगा। ये सभी यहाँ पर क्या है हमारे एक अर्थव्यवस्था में समग्र मांग को घटक यहाँ पर दिखाएंगे, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सभी 4 यहाँ से हमारे करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। जी क्या होता है, जहाँ पर जी होता है आपका सरकारी व्यय, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है सरकारी व्यय या सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय शामिल होता है। सी क्या होगा, अंतिम वस्तु पर घरेलू खर्च को दर्शाता है, ठीक है। आई क्या होगा आपका, आई जो पूंजीगत वस्तु में जो व्यवसायिक व्यय है उसको यहाँ पर शामिल करते हैं, ठीक है। और आपको बच्चा जो XM है यहाँ पर ये हो जाएगा निर्यात में जो आयात से घटाकर प्राप्त करते हैं, जो मान प्राप्त करते हैं, और जो घरेलू वस्तु है उसकी विदेशी मांग को दर्शाता है ये, ठीक है। ये तो चारों यहाँ से हमारे करेक्ट है, तो आंसर डी यहाँ से सही हो जाएगा। 32, सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण के संबंध निम्नलिखित कथनों पर कौन सा सही है, ठीक है। सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण के संदर्भ में, राइट। देखो यहाँ से जो हमारा जो सही स्टेटमेंट होगा ये होगा सकल घरेलू उत्पाद समग्र कल्याण की तुलना में अधिक उत्पादन को प्राथमिकता देता है, ठीक है। तो डी हमारा क्या है 32 का
करेक्ट आंसर हो जाएगा, राइट। क्योंकि एलआईपी जो हमारी जीडीपी है उसमें वृद्धि अधिक संसाधनों को संकेत दे सकती है जो संभावित रूप से कल्याण में सुधार कर सकते हैं, और जीडीपी जो स्वयं कल्याण की जो प्रत्यक्ष रूप है उससे माप नहीं करता है, ठीक है। ये शिक्षा तक पहुंच और स्वास्थ्य, मानक जीवन प्रत्याशा और न्याय संगत आय, ये सब के लिए यहाँ पर क्या जो आंकड़े होते हैं उसमें संलग्न नहीं होता है, जिससे ये क्या कल्याण का एक अपर्याप्त साधन बन सकता है। तो हमारा डी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 32 का। 33 नंबर, चालू खाते के निम्नलिखित घटकों पर आपको विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको 33 को। पहला स्टेटमेंट है वस्तु निर्यात और आयात, ठीक है। दूसरा, पहला करेक्ट है। विदेशी निवेश से आय, ये भी आपका करेक्ट है। प्रेषण, ये भी आपका करेक्ट है। तो हमारे देखो चालू खाते के जो घटक हैं ये भी तीनों यहाँ पे घटक हैं, ठीक है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट हैं, ठीक है। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेषण के बारे में देख लेते हैं। प्रेषण क्या, प्रेषण एक तरफा हस्तांतरण होते हैं, जैसे कि प्रवासी द्वारा अपने देश में भेजा गया धन, इसको प्रेषण हो गया, ठीक है। विदेशी निवेश में आय, ये क्या है, इस घटक में निवासी द्वारा विदेश में किए गए जो निवेश हैं वो जिससे आने वाली जो हमारी आय होती है वो यहाँ पर दिखाते हैं। और वस्तु निर्यात आयात, जो आयात है क्या है, इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार किए गए जो सभी जो मूर्त जो हमारे वस्तु हैं उसका मूल्य यहाँ पर शामिल होता है। तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। 34, निम्नलिखित में से कौन प्रबंधित अस्थायी विनिमय दर का सटीक वर्णन करता है, ठीक है। कौन करता है, करेक्ट आंसर हमारा 34 का हो जाएगा। ये करता है विनिमय दर मुख्य रूप से बाजार द्वारा संचालित होती है, जिसमें कभी कभी क्या है, कभी कभी हस्तक्षेप यहाँ पर होता रहता है, ठीक है। तो 34 का हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35, कीनेसियन अर्थशास्त्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। कीनेसियन मॉडल आर्थिक स्थिरता में समग्र मांग की भूमिका पर बल देता है, ठीक है। पहला क्या हो जाएगा, पहला यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। दूसरा, कीन्स ने प्रस्तावित किया कि मुद्रास्फीति को कम करने के लिए सरकारी हस्तक्षेप आवश्यक है। यह स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यह हस्तक्षेप समग्र मांग में वृद्धि और रोजगार के स्तर को बनाए रखने के लिए सहायता करता है। हालांकि कीन्स ने मुख्य रूप से मुद्रास्फीति को कम करने के लिए एक उपकरण के रूप में सरकारी हस्तक्षेप पर ध्यान केंद्रित नहीं किया, ठीक है, बल्कि उनके सिद्धांत और उद्देश्य के रूप में यहाँ पर आर्थिक मंदी और बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना था। तो ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो आंसर हमारा 35 का यहाँ से आंसर हो जाएगा। 36, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजकोषीय गुणक प्रभाव के सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। करेक्ट आंसर हमारा 36 का हो जाएगा। ये करता है, ये मापन करता है कि सार्वजनिक व्यय कुल आर्थिक उत्पादन को किस प्रकार यहाँ पर प्रभावित करेगा, ठीक है। ये राजकोषीय गुणक हमारा है, इसका सर्वोत्तम वर्णन करता है ये 36 में, ठीक है। 37 नंबर, बैंकिंग प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है, ठीक है। जो वाणिज्यिक बैंक है इसको अपनी जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत आरक्षित मुद्रा के रूप में रिजर्व बैंक के पास रखने का निर्देश दिया गया है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, आरक्षित अनुपात की आवश्यकता का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अधिक तरलता को बढ़ावा देना है, ठीक है। सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो सेकंड स्टेटमेंट बोला है 37 का, ये आरक्षित अनुपात का उद्देश्य होता है कि जो हमारी आरक्षित निधि है उसकी आवश्यकता को बनाए रखने के लिए प्राथमिक उच्च तरलता को क्या बढ़ावा देने के स्थान पर अत्यधिक ऋण को सीमित करना और साथ ही मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना, ठीक है। तो हमारे यहाँ से ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। 37 का ओनली हमारा पहला स्टेटमेंट करेक्ट है। पूछा क्या है, कौन सा सही है, ठीक है। तो हमारा ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38, मुद्रा के प्रकारों के बारे में यहाँ पर विचार करना है, ठीक है। देखते हैं इसको 38 को। पहला स्टेटमेंट यहाँ से ये बोला है फिएट मनी, बोला स्वर्ण सिक्के। पहला आपका गलत होगा, क्योंकि फिएट मनी एक प्रकार की मुद्रा का कोई आंतरिक मूल्य नहीं होता है और इसे सरकारी आदेश द्वारा विनिमय के जो माध्यम है उसके रूप में स्वीकार किया जाता है। करेंसी नोट और सिक्के फिएट मनी के उदाहरण होते हैं, ठीक है। तो हमारा पहला गलत हो जाएगा, स्वर्ण के सिक्के नहीं होंगे। लीगल टेंडर बोला करेंसी, ठीक है। सेकंड आपका सही है। तीसरा, चांदी के सिक्के किसके है, कमोडिटी मनी। तीसरा भी आपका यहाँ से सही है। 2 आपके सही हैं, 2 और 3, तो आंसर हमारा 2 युग्म आपके करेक्ट हो जाएंगे 38 के, ठीक है। 39, विकास की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विकास में केवल आय और सकल घरेलू उत्पाद जैसे आर्थिक विकास संकेतक यहाँ पर शामिल होते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से गलत होगा। क्यों, पहला क्यों गलत है, क्योंकि विकास केवल आर्थिक मानदंड नहीं है, ये एक व्यापक अवधारणा है, ठीक है। यद्यपि आय और सकल घरेलू उत्पाद आवश्यक है, लेकिन वास्तविक विकास में गैर भौतिक पहलू भी शामिल हो सकते हैं। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, विकास में समानता, समान सुरक्षा, गैर भौतिक पहलू भी यहाँ पर शामिल होंगे। ये भी स्टेटमेंट हमारा करेक्ट होगा। पहला गलत है और दूसरा आपका सही है, तो आंसर बी यहाँ से 39 का करेक्ट हो जाएगा। 40 नंबर, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। प्राथमिक क्षेत्र में क्या आएगा, ठीक है। 40 में देखते हैं, जो पहला स्टेटमेंट है देखो आपका प्राथमिक क्षेत्र में
यहाँ देखो प्राथमिक क्षेत्र में आपका आएगा कपास की खेती, ठीक है, करेक्ट है आपका, क्योंकि प्राथमिक गतिविधियों का उपयोग करने के लिए यहाँ पर कपास की खेती होती है। द्वितीयक में कपास के कपड़े की बुनाई, ठीक है, जो द्वितीयक गतिविधि होती है इसमें कच्चे माल को तैयार कर उत्पाद में परिवर्तित करते हैं, जैसे कि कपास की बुनाई या कपड़ों की बुनाई, ठीक है। तीसरा तृतीयक, किसानों के बीज खरीदने के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ठीक है, तृतीयक भी हमारा करेक्ट है, क्योंकि जो हमारी प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रों में उत्पादन की प्रक्रिया को समर्थन देती हैं, जैसे किसानों को ऋण प्रदान करने वाली बैंकिंग सेवाएं, ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा तीनों, ठीक है। ये तीनों क्षेत्र हमारे आपस में जुड़े हैं और आर्थिक विकास के लिए यहाँ पर आवश्यक है। तीनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से एकदम करेक्ट हो जाएंगे 40 का, ठीक है। 41 देखते हैं, सभी तीनों निम्नलिखित में से कौन सा प्रछन्न बेरोजगारी का सर्वोत्तम वर्णन करता है, ठीक है। प्रछन्न बेरोजगारी का जो सर्वोत्तम वर्णन करता है या सही वर्णन करता है, ये आंसर हो जाएगा ऐसा रोजगार जहां श्रमिकों की कुल संख्या आवश्यक संख्या से अधिक हो जाती है, ठीक है। ये क्या प्रछन्न बेरोजगारी को यहाँ पर दर्शाएगा। 42 स्थिर विनिमय दर प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। केंद्रीय बैंक मुद्रा दर को स्थिर बनाए रखने के लिए हस्तक्षेप करता है, ठीक है, पहला क्या हो जाएगा, पहला आपका करेक्ट है। दूसरा स्थिर दरें व्यापार में अधिक लचीलेपन की अनुमति देती हैं, ठीक है, सेकंड क्या होगा, सेकंड स्टेटमेंट आपका यहाँ से गलत होगा। क्यों, क्योंकि स्थिर दरें लचीलेपन को कम करती हैं, ठीक है, क्या होगा, कम करती है ना कि इनको व्यापार में अधिक वृद्धि करेंगे, ये गलत हो जाएगा, ठीक है, कम करती है। परिणाम स्वरूप स्थिरता आती है और लेकिन जो आर्थिक बदलाव है उसके लिए मुद्रा समायोजन यहाँ पर सीमित हो जाता है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ओनली वन करेक्ट है, सिर्फ पहला, तो आंसर हमारा ए यहाँ से सही हो जाएगा। 43 निम्नलिखित में से कौन सा कथन लचीली विनिमय दर प्रणाली को सर्वोत्तम व्याख्या करता है। करेक्ट आंसर हमारा 43 हो जाएगा यहाँ से। विनिमय दर बाजार की मुद्रा की आपूर्ति और मांग में निर्धारित यहाँ पर होती है, तो सी हमारे यहाँ से 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो लचीली विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर मांग और आपूर्ति के आधार पर जो बाजार द्वारा निर्धारित किए जाएंगे वो ये स्थिर या अधिक किलित प्रणाली के जो विपरीत होती हैं उसके प्रत्यक्ष केंद्रीय बैंक के हस्तक्षेप के बिना ये आर्थिक जो स्थिति होती है उसके आधार पर यहाँ पर मूल्य के उतार चढ़ाव यहाँ पर अनुमति देती है, ठीक है। तो सी हमारे यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा 43 का। 44 बाह्यताओं के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर आपको विचार करना है, ठीक है, देखते हैं क्या है। पहला सकारात्मक बाह्यता क्या होती है, ये शिक्षा के लिए सब्सिडी, करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट नकारात्मक बाह्यता क्या होती है, नकारात्मक बाह्यता होती है ये कारखानों से प्रदूषण, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा, जो हमारी तब उत्पन्न होती है जब कोई गतिविधि तीसरे पक्ष के लगातार मतलब लागत लगाती है। फैक्ट्री प्रदूषण या इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण होता है, ठीक है, पर्यावरण के लिए जो स्वास्थ्य को हानि पहुंचाता है ये। शून्य बाह्यता क्या होती है, शून्य बाह्यता आपकी होती है जो सरकारी व्यय, ये आपका गलत है, ठीक है। शून्य बाह्यता हमारे का अर्थ होता है तीसरे पक्ष पर कोई प्रभाव नहीं, लेकिन सरकारी तौर पर मतलब सरकारी व्यय आमतौर पर व्यय की जो प्रकृति है उसके आधार पर सकारात्मक नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। उदाहरण के लिए बुनियादी जो ढांचे है उस पर सरकारी व्यय का आमतौर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जबकि अकुशल व्यय पर यहाँ पर अर्थव्यवस्था में नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, ठीक है। तो ये हमारा गलत हो जाएगा। आंसर क्या होगा, ओनली 1 2 करेक्ट है, तो 2 स्टेटमेंट यहाँ से हमारे सही हैं। 45 स्टॉक और प्रवाह चर के संदर्भ निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। स्टॉक चरों को किसी विशेष समय पर यहाँ पर मापा जाता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। दूसरा प्रवाह चर समयावधि से स्वतंत्र होते हैं, सेकंड आपका गलत है। क्यों, क्योंकि जो प्रवाह चर होते हैं ये उत्पादन एवं खपत में शामिल होते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए एक जो हमारी आय होती है एक प्रवाह चर है, ठीक है, क्योंकि ये समय के साथ लगातार सृजित होती रहती है, तो सेकंड हमारा गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, तो हमारा 45 का ए यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 है आधुनिक अर्थव्यवस्था में मुद्रा एवं जो ऋण है उसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है यहाँ पर आधुनिक अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रा के मुख्य रूप जो करेंसी नोट है उसमें मांग और जमा यहाँ पर शामिल होता है, ठीक है, पहला स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। दूसरा स्टेटमेंट है यहाँ से ये बोला है मांग जमा मुद्रा के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसे किसी भी समय निकाला जा सकता है, ये भी स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है। दोनों स्टेटमेंट सही है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 46 का सी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर 47 है विदेशी व्यापार के संबंध में निम्नलिखित कथन पर आपको विचार करना है। विदेशी व्यापार उपभोक्ताओं के लिए बाजार विकल्पों का क्या विस्तार करता है, ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट यहाँ से हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा विदेशी व्यापार घरेलू और विदेशी उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा को क्या है कम करता है, ठीक है, सेकंड आपका गलत है, क्योंकि विदेशी जो व्यापार है घरेलू और विदेशी जो उत्पादक हैं उसके बीच प्रतिस्पर्धा में वृद्धि करता है, कम नहीं करता है कम, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, सिर्फ एक यहाँ से करेक्ट होगा 47 का। 48 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कथन समपार्श्विक को सर्वोत्तम रूप से परिभाषित करता है, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा जो ऋणदाता के पास ऋणदाता द्वारा
चुकाए जाने की गिरवी रखी गई है ये परिसंपत्ति, ठीक है। तो बी हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये ऋण जो प्रणाली होती है, जो ऋण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और यहाँ अधिक विश्वास और स्थिरता को बढ़ावा देता है ये, ठीक है। संपर्क जो हमारे संपार्श्विक होते हैं उसके क्या क्या प्रकार होते हैं, जैसे कि नगद जमा और प्रतिभूतियों जैसी जो परिसंपत्ति होती है उसको तरल संपार्श्विक यहाँ पर माना जाता है, जबकि अचल संपत्ति को उपकरण गैर यहाँ पर तरल होते हैं लेकिन उसका पर्याप्त मूल्यह्रास होता है, ठीक है। तो आंसर हमारा 48 का बी यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 वैश्वीकरण से संबंधित निम्नलिखित कारकों पर आपको विचार करना है। उन्नत परिवहन प्रौद्योगिकियां, व्यापार एवं निवेश में जो नीति है उसका उदारीकरण, ठीक है। और तीसरा क्या है, विभिन्न देशों में कुशल श्रमिकों का आवागमन पर प्रतिबंध, ठीक है। तो इन तीनों स्टेटमेंट में बताना है कि कितने कारक हैं जो वैश्वीकरण है उसकी प्रक्रिया को सुगम बनाना, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 49 का जो हमारा जो आंसर होगा यहाँ से आपका हो जाएगा केवल 1 और 2, ठीक है। तीसरा स्टेटमेंट यहाँ से हमारा गलत होगा आपका, ठीक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम COPRA के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। कोपरा जो है उपभोक्ताओं को अनुचित व्यापार प्रथाओं के विरुद्ध जो शिकायत दर्ज है वो करने में क्या सक्षम बनाता है, ठीक है। पहला हमारा करेक्ट हो गया। दूसरा बोला है कोपरा केवल सरकारी उद्यमों में खरीदे गए सामान पर यहाँ पर लागू होगा, ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि कोपरा केवल सरकारी उद्यमों में तक सीमित नहीं है, ये निजी और सार्वजनिक दोनों संस्थाओं द्वारा यहाँ पर प्रदान की जाने वाली वस्तुओं पर सेवा पर लागू होगा, ये गलत हो जाएगा। ओनली 1 करेक्ट है, केवल 1, तो पहला हमारा आंसर 50 का ए करेक्ट हो जाएगा। 51 निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक अध्ययनों में प्रयुक्त औसत आय की अवधारणा का सर्वोत्तम वर्णन करता है। करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 51 का आपका पहला स्टेटमेंट, किसी देश की कुल आय उसकी जनसंख्या में भाग देने से प्राप्त आय, तो ए हमारे यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 51। 52 सतत विकास की अवधारणा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है, ठीक है। सतत विकास का तात्पर्य आर्थिक विकास को पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक जो समानता है उसके संतुलित करना, ठीक है। पहला स्टेटमेंट हमारा 52 का ये बोल रहा है, तो पहला हमारा करेक्ट हो जाएगा। दूसरा, इसका उद्देश्य भावी जो पीढ़ी है उसके लिए आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता को समझौते किए बिना वर्तमान की आवश्यकता को पूरा करना, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो दोनों स्टेटमेंट हमारे यहाँ से करेक्ट है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा 52 का हमारा जो आंसर होगा यहाँ से दोनों करेक्ट हो जाएंगे, तो आंसर हमारा सी यहाँ से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 52 का, ठीक है। तो इस टाइप से देखो जो 52 क्वेश्चन थे ये मैंने आपको यहाँ से कवर करा दिए, यहाँ से 52 क्वेश्चन कवर हो गए और जो 53 क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, 53 क्वेश्चन मैं आपको जो सेकंड पार्ट रहेगा वहाँ से आपको कवर करा दूंगा, राइट। तो यहाँ से आप टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम में कुछ क्वेश्चन भी मैं डेली पूछता रहता हूँ और जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है वो भी मैं आपको डालता रहता हूँ, ठीक है। टेस्ट प्लस जो मैं आपको न्यूज़ डालता हूँ वो और भी कुछ देता रहूँगा, तो वहाँ से आपके लिए एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगी, राइट। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से मैं आपको डेली जो अपडेट रहेगा वो देता रहता हूँ, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू।